हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी बुक कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर कवर करने से पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ जान ले, सही रहेगा। तो चैप्टर का नाम है बहादुर। यह कहानी के रूप में लिखा गया है और इसका राइटर का नाम है अमरकांत। तो ये हो गया चैप्टर। वैसे हम आपको बता दें, इसमें टोटल चैप्टर 24 है, 12 गद्य खंड है और 12 काव्य खंड है, दोनों मिलाकर हो जाता है 24। ठीक है, तो हम इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि पहले रुको, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लो, 12 काव्य खंड एवं 12 गद्य खंड दोनों मिलाकर 24 है ना। तो आप 24 चैप्टर का नाम एवं उनके लेखक का नाम याद कर ले। साथ में ही आप यह भी याद कर ले। 3 बार हम बोल दिए साथ में ही ना, चलो कोई बात नहीं, चौथा बेर हो गया, 5वां बेर भी हम कह देते हैं। साथ में भी आप यह भी याद कर ले कि जैसे कि सर में विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लिखा गया है, विष के दांत कहानी में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे ये भी भाषण के रूप में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा है। ठीक इसी तरह से है, तो आप ये भी याद कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 12 से 13 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अब हम उसके बाद बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी भाषा लिखी गई है, तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बारे में। तो चलिए जानते हैं। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम के चीज बनाई रहेंगी, जनचित में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप भी भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली द्वितीय भाषा है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, यह है कि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो इन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जान ले, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई, और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद में भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आज़ादी के बाद की हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियां में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर लेते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का पकड़कपन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोग में ले जाते हैं। अमरकांत की कई कहानी संग्रह और उपन्यासीय है। जिंदगी और जोक, देश की लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनकी कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता, आकाश पंछी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेवका आदि उपन्यासीय है। उन्होंने वानर सेना,
नामक एक बाल्य उपन्यास भी लिखा है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मोजले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे परिवार और नौकर पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चलीय स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कशकशी अंत व्यर्था देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाए सवारे सहज पारिवारिकता में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। तो ये हम जाने अमरकांत के बारे में और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दैत्यव आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठीगना चक्कैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद निकर आदि बाकी ही सफ़ेद कमीज और भूरी रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। उसको देखकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे, निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखते और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरी सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर आ गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरे दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपहिया तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारी परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारते थे। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बढ़ाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठकाना, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा, जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसको दुगुनी पिटाई की और उसको वहीं कहरता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपके घुस गया। फिर उसने घी की हड्डियां में हाथ डालकर माँ के रखे रुपये में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर। शाबाश। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद भी नहीं है कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यही कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग से और सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए।
उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरे औरत की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भुनाती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 रुपये महानावारी उस पर भले ही खर्च क्यों ना हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक निकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। कुछ मिनट भर में वह पेड़ की पुताई पर नजर आता था। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जांच, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा कर लगाता, अगाठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मालता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसको बहुत फिक्र रहती थी। उसके उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था। गोवा बहुत से मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? बहादुर ने कहा, नहीं। निर्मला, क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी लाया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटे हुए बसखट पर अपना बिस्तरा बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उनमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है।
अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी को और ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजी है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सावन की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया इसलिए जाता है। वे तो कई बार कह ही चुकी थी कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमचमाकर सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक घर भी न टसकता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पिलसिन नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाव से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने बड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्के भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती। तब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छोटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करते हुए मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थी। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उसने बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस आराम सुख से रखते हैं वह कोई क्या करेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्द वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है।
यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गए। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ भी नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके हाथ भेंट क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। स्वर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बनाओ रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारी घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले ही की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला के भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्तियां हो गई थी और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वस्थ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप हो जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीबी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रेहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी छानने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगी। फिर उन्होंने चरपाई के अंदर झाँक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गए और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोले, क्या बताई? 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। क्या आपको ठीक तरह से याद है ना? हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने खूट में बांध कर रखे थे रिक्शे वालों को देने के लिए। खूट खोला ही था, फिर वे रुपये चरपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चे के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं का न रही। फिर मेरी ओर झुक गई, धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। You do not know these people are expert in this art, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब भी कभी उसने 2-4 आने इधर उधर देखे पड़े तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया।
तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए यह रुपये रखे हुए थे। मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए भी रिक्शे के लिए पैसे नहीं है। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाच जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बच गया। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसने धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रही हो, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोली, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़ी होती है। ये चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दूर दुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मैले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आंगन से सील बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से छूटकर गिर गए और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोगों मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उठाकर भेजती। हाथ में उसके तनख्वाह के रुपए रख देती। 2-4 रुपये और अधिक दे देते, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उसके रुपये रास्ते में गुम हो जाती है, कभी वे गलती से घर पे ही छोड़ आती है। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता।
निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसी बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैं आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टांगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके निकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। इससे क्या सीखे हमें कमेंट में बताओ। और इसमें कुछ प्रश्न बच गया है तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं और कुछ हम प्रश्न पर हल करते हैं कि इसमें क्या क्या या कौन कौन सा VBI क्वेश्चन है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि टोटल प्रश्न 18 है, जो कि 18 प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। यह इस तरह से पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे तो उस बार पूछ दिया और उस बार नहीं पूछे तो इस बार पूछ दिया, माने ठीक इसी तरह से उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा कहना यह है कि सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो सिर्फ VBI क्वेश्चन है सिर्फ उसको ही तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि एक तरह से कल कि हम बोर्ड पे आपको 18 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। 18 क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे, लेकिन इसमें से जो 5 या 4 या 6 कह ले, इसमें जो VBI क्वेश्चन है जो कि यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है उलट पुलट करके, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए फिर बोर्ड की ओर। तो आपको यह सारा प्रश्न प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो हम बोर्ड की ओर तरफ बढ़ते हैं और ये आपको हम सारा चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि सारा प्रश्न उत्तर दे रहे हैं और VBI क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप VBI क्वेश्चन देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यही चैनल में जाके प्ले लिस्ट में NCERT हिंदी करके लिखा होगा, वहीं में आपको सारा हिंदी का VBI क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर करके। तो इसमें भी कुछ बचा हुआ है तो हम आपको जैसे कि बता दें। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें यह भी दिया गया कि कुछ मुहावरा दिया गया है, उसके बाद लिंग निर्देश दिया गया है, उसके बाद शब्द निधि दिया गया है। तो आपको यह याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप इसे सिर्फ 2 से 3 बार पढ़कर और छोड़ दीजिए। याद करने की उतना कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ 2 से 3 बार पढ़िए और छोड़ दीजिए। तो आप सारा VBI क्वेश्चन आंसर जानने के लिए आप जाइए प्ले लिस्ट में। वहाँ यह भी बताया गया है कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो गया, VBI क्वेश्चन हो गया, उसके बाद लेख हो गया, ये सब बताया गया है। यानी कि हिंदी को एक तरह से पूरा तरह से कवर किया गया है, जिससे आपको आसानी से सब सवाल का आंसर मिल जाए। तो फिर मिलते हैं, आप जाइए वहाँ पे पूरा चीज़ कवर किया गया, चैप्टर बाय चैप्टर करके सब कुछ के कवर किया गया। आपको बुक खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बुक भी पूरा कवर किया गया है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे ऐसा भी बुक बनाया गया है। तो प्ले लिस्ट में जाओ और सब कुछ वहाँ से देखो बाबू, हम आपको बता दें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अच्छा नंबर लाने के लिए 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि खेलते हुए तुम अच्छा नंबर प्राप्त कर लोगे। कम से कम 24 घंटा में 5 से 6 घंटा पढ़ो, अच्छा नंबर जरूर आएगा। और आपको सारा चीज़ बताया गया है प्ले लिस्ट में कि हिंदी में क्या क्या करना चाहिए और कैसे अच्छा अंक प्राप्त करना चाहिए, सब बताया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाओ और मेहनत करो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।